Hello everyone. Myself Vishnu Naman. First of all, I would like to welcome you all on my YouTube channel Legal Fable. आज के हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमको बार बार देखने को मिलता है, दैट इज इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ना। क्योंकि अभी हम लोग जुडिशरी के चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आज डिस्कस कर लेते हैं। क्या होता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी ना। तो सबसे पहले डिस्कस करने से स्टार्टिंग में हम लोग कह सकते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ एक सुप्रीम कोर्ट है। आर्टिकल 124 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अब उसमें क्या ऐसा नीड था कि हमने इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को एक्चुअल में एस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, देयर वाज अ जूरिस्ट इन इनिशियल डेज नेम्ड, उनका नाम था ठीक है मॉन्टेस्क्यू का नाम आप लोगों ने सुना होगा। मॉन्टेस्क्यू एक जूरिस्ट थे जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर का जो प्रिंसिपल है इसका इवोल्यूशन किया, इसके बारे में बताया। ठीक है, कौन सी थ्योरी थी? सेपरेशन ऑफ पावर। और इस सेपरेशन ऑफ पावर में इस सेपरेशन ऑफ पावर का क्या रिलेशन है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का? तो एक स्टेटमेंट हम आप लोगों को बताना चाहेंगे लॉर्ड एक्टन का। ठीक है, लॉर्ड एक्टन क्या कहा उन्होंने? कहा कि पावर करप्ट्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर ठीक है, पावर करप्ट्स द मैन एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली, मीनिंग देयर बाई कि अगर आपके पास शक्ति आ जाएगी, इसकी हिंदी है शक्तियां मनुष्य को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण शक्ति मनुष्य को पूर्णतया भ्रष्ट बनाती है। ठीक है, दिस स्टेटमेंट इज ऑफ लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने ये क्यों कहा? क्योंकि इसी को आगे चल के मॉन्टेस्क्यू ने डेवलप किया। इसमें क्या एक्चुअल में है कि अगर हम सपोज इफ अ पर्सन इज हैविंग अ सुप्रीम अथॉरिटी, देयर इज नोबडी टू क्वेश्चन हिज अथॉरिटी, देयर इज नोबडी टू क्वेश्चन हिज फंक्शनिंग। तो क्या होगा आप ही समझिए अपने आप में, जब कभी आपके पास ऐसा शक्ति आ जाएगा कि आपको लगने लगेगा कि हमारे ऊपर कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं, कोई भी अधिकारी नहीं है जो हमको क्वेश्चन कर सके कि हमें क्या करना है ना। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है, व्यक्ति अनियंत्रित हो जाता है और उस अनियंत्रित स्थिति को हम लोग कह सकते हैं करप्शन जो है हमने कहीं ना कहीं हमारे अंदर जन्म लेने लगता है। ठीक है, और जब हमारे पास एब्सोल्यूट पावर आ जाती है तो हम लोग एब्सोल्यूटली करप्ट हो जाते हैं। देयर इज नो चांस टू बी अ फेयर मैन। समझ में आ रही बात? अगर आपके पास एब्सोल्यूट पावर हो जाएगी तो आप कहीं ना कहीं 100% एब्सोल्यूटली करप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर हमारा जो गवर्नमेंट है, यदि गवर्नमेंट सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ कितने ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, 3 है। अगर हमने लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव तीनों का ही पावर केवल एग्जीक्यूटिव या हमारे जो चीफ मिनिस्टर है उसके पास दे दिया होता है, जैसे सपोज करिए प्रधानमंत्री के पास हमने सब कुछ, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के कंट्रोल में होती, नियंत्रण में होती, तो क्या स्थिति होती? तो ऐसी स्थिति होती कि प्रधानमंत्री हमारे हमेशा प्रधानमंत्री ऐसी गवर्नमेंट चाहता है जिसमें जुडिशरी जो है कमजोर हो। क्यों चाहता है ऐसी गवर्नमेंट? कोई भी देश का प्रधानमंत्री कभी भी ऐसा, प्रधानमंत्री मतलब हेड ऑफ द स्टेट, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, तो वो हमेशा ऐसी व्यवस्था चाहता है जहां पे जुडिशरी कमजोर हो, क्योंकि ही विल हैव टू रूल और ही वुड लाइक टू रूल एक्चुअली इंडिपेंडेंटली। वो नहीं चाहता कि किसी तरह का हस्तक्षेप हो उसके शासन में, और यदि उसके शासन में हस्तक्षेप होगा तो वो कहीं ना कहीं
उसके इंडिपेंडेंस को परेशान करेगा, उसको कहीं ना कहीं बाधा पहुंचाएगा। और वो बाधा कौन पहुंचाता है? जुडिशरी पहुंचाता है। क्यों पहुंचाता है? क्योंकि जब गवर्नमेंट एब्सोल्यूट होकर शासन करने लग जाएगी, लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण करने लग जाएगी, उसका शोषण करने लग जाएगी, तो वहां पे आता है जुडिशरी, जो हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट करती है। हमको कोर्ट से ऑनरेबल जो है राहत मिलती है हमारे फंडामेंटल राइट्स के जरिए या और मैकेनिज्म के जरिए, जिससे हम हमारा शोषण जो है नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा गवर्नमेंट का कंट्राडिक्शन होता रहता है फ्रॉम द जुडिशरी ना। तो इसीलिए हमने एक ऐसी व्यवस्था अपनाई है जो कि क्या हो, सेपरेशन करे, तीनों ही ऑर्गन्स को सेपरेट कर दे ना। जुडिशरी विल नॉट फेयर इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द लेजिस्लेचर विल नॉट फंक्शन इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ द जुडिशरी, और एग्जीक्यूटिव भी अलग होगा। तीनों ही बॉडीज अपने आप में क्या होंगी, ना तो कार्यपालिका न्यायपालिका में हस्तक्षेप करेगी, ना तो न्यायपालिका इसमें क्या नाम है एग्जीक्यूटिव में, सॉरी इसमें जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर विधायिका ना तो विधायिका में हस्तक्षेप करेगी। तो कहने का मतलब कि तीनों ही ऑर्गन एक दूसरे के एरिया में, एक दूसरे के डोमेन में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। अब ये जो हमारा सेपरेशन ऑफ पावर है, ये क्या हमको कहीं देखने को मिलता है अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आपको याद होगा हमारा आर्टिकल 50 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर दैट स्टेट्स क्या, आर्टिकल 50 ठीक है। आर्टिकल 50 में हम लोग पढ़ते हैं सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। और ये हम किस चैप्टर में पढ़ रहे हैं? तो ये हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपीज में। डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर स्टेट पॉलिसी आर एक्चुअली द ड्यूटी ऑफ द स्टेट। ये राज्य की जिम्मेदारी है, राज्य का दायित्व है कि ये इन चीजों को फुलफिल करे, जो हमारे कहां से 36 से 51 तक दिया गया। तो हम 50 में क्या देख रहे हैं कि इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू क्रिएट अ सेपरेशन फ्रॉम द जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण करे, जिससे कि एक व्यक्ति दूसरे के डोमेन में, दूसरे के एरिया में जो है क्या ना करे, हस्तक्षेप न करे। ठीक है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, जब जुडिशरी निर्भर नहीं रहेगी कार्यपालिका पे, तभी वो इंडिपेंडेंटली न्याय कर पाएगी। क्योंकि हमने अभी ही बताया तुरंत कि जुडिशरी का हमेशा क्या होता है, कंट्राडिक्शन होता है किससे, एग्जीक्यूटिव से। और क्यों होता है? क्योंकि आप लोगों ने इतिहास देखा ही होगा, शंकरी प्रसाद केस से लेके सज्जन सिंह केस, केशवानंद भारती केस, सब जो है स्टार्टिंग में आप कॉन्फ्लिक्ट आप जो है देख ही रहे हैं, इंदिरा गांधी वर्सेस नारायण ना। इस सभी केसेस में आपको देखने को मिल जाएगा कि कहाँ पे जुडिशरी का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है हमारे एग्जीक्यूटिव से। ठीक है। तो अब आर्टिकल 50 हमने जाना कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जहां पे हमारी जुडिशरी अलग होगी और एग्जीक्यूटिव अलग होगी। क्या और भी कोई हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है? यह कहता है कि वी वुड लाइक टू वी कैन इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हाँ, तो वी कैन कोट हियर आर्टिकल 121 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या आर्टिकल 121 या 211। 121 इज इन रेफरेंस विथ सेंट्रल जुडिशरी एंड 211 इज इन रेफरेंस विद द स्टेट जुडिशरी। ठीक है। तो ये क्या है 121 और हमारा 211 और 121 क्या है? तो इट स्टेट्स एक्चुअली कि देयर विल बी नो डिस्कशन इन द पार्लियामेंट आइदर इन स्टेट लेजिस्लेचर रिगार्डिंग द फंक्शनिंग या कंडक्ट ऑफ द जुडिशरी। ठीक है। क्या होगा? नो डिस्कशन कहां पे? इन
पार्लियामेंट या कहां पे स्टेट लेजिस्लेचर और किस चीज पे डिस्कशन नहीं होगा? रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ जजेज, ठीक है। और ये कौन से जज होंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के। मतलब आप जब 211 में पढ़ेंगे तो स्टेट लेजिस्लेचर में बात कर रहा है, 121 में पढ़ेंगे तो पार्लियामेंट में बात कर रहा है। कह रहा है कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कंडक्ट के बारे में डिस्कशन नहीं करेगी। किन कब नहीं डिस्कशन करेगी? इन हाउस, ठीक है। मतलब हमको उनसे कोई मतलब ही नहीं है कि उनका कंडक्ट कैसा, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ इम्पीचमेंट। मतलब जब इम्पीचमेंट का मोशन चलाया जा रहा होगा तब तो डिस्कशन करना मैंडेटरी है। अदरवाइज यू कैन नॉट डिस्कस हाउ अ सुप्रीम कोर्ट जज इज एक्चुअली फंक्शनिंग या एक्चुअली डूइंग हिज ड्यूटी, या यू कैन नॉट डिस्कस हाउ अ हाई कोर्ट जज इज एक्चुअली वर्किंग, ठीक है। ये चीजें आप डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 121 211 सीधे मना कर दे रहा है, ठीक। और वाइसे वर्सा आपको 122 और 212 में भी मिल जाएगा कि हमारा जुडिशरी भी जो पार्लियामेंट के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगा। तो हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमने अपनी अपनी बॉडीज को अलग कर दिया। तो जब जैसे अलग कर दिया तो जब जुडिशरी के मामले में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर नहीं करेगा तो जुडिशरी विल बी स्ट्रेंथेंड और मजबूत होती चली जाएगी। उसी मजबूती को हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या और भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है हमारे संविधान में जो इस बारे में बात करता है कि हम लोग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कैसे हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं ना? तो हमने कोरिलेट किया आर्टिकल 50 को, आर्टिकल 121 211 को, फिर हम लोग आते हैं आर्टिकल 129 या 129 बात करता है रिगार्डिंग सुप्रीम जो है यूनियन जुडिशरी, और 215 ये बात करता है स्टेट जुडिशरी। इन दोनों में ही क्या रिलेशन है 129 और 215 में? तो इट एक्चुअली टॉक्स अबाउट दी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड कैन पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है। क्या होगा? हमारा उच्चतम न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा और अपने कंटेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है अंडर आर्टिकल 129 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट फॉर 215 हाई कोर्ट जो है सेम प्रोसीजर अपना सकता है। मतलब ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ही होगा और क्या करेगा? पनिश करेगा फॉर इट्स कंटेम्प्ट, ठीक है। तो जब उसके कंटेम्प्ट को पनिश किया जाएगा, जैसे कंटेम्प्ट मतलब आप लोग मानहानि समझिए। मानहानि का मतलब जैसे न्यायालय कोई जजमेंट देता है और आप उस जजमेंट का, जैसे एक होता है क्रिटिसाइजिंग करना, तो क्रिटिसिज्म तो जो है एक्सेप्टेबल है बट कंटेम्प्ट इज नॉट एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो ऐसे कंटेम्प्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट पनिश कर सकता है। इट मींस इट इज आल्सो इंश्योरिंग अप टू सम काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? आर्टिकल 50 पढ़ लिया और उसके बाद हमने आर्टिकल 121 टू 11 पढ़ लिया, आर्टिकल 129 215 पढ़ लिया। क्या और भी कोई प्रोविजन है हमारे संविधान में जो बात करता है रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या हम उसको इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी से को रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग अगला पॉइंट कह सकते हैं कि अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ जुडिशरी। अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ जुडिशरी। तो अपॉइंटमेंट और टेन्योर क्या है?
मतलब हमारे न्यायपालिका का एक्चुअल में नियुक्ति कौन देता है। सपोज करिए कि जैसे मैं हूं, सपोज करिए कि इफ अ पर्सन इज हायरिंग मी, कोई व्यक्ति मुझे नौकरी देता है, तो आई कैन नॉट स्पीक एक्चुअली अगेंस्ट हिम ना। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अप टू कुछ हद तक मुझे ऐसा मोरली भी लगेगा और कुछ हद तक मुझे इस चीज का फियर भी रहेगा कि इफ ही कैन हायर मी ही कैन आल्सो फायर मी। अगर मुझे नौकरी दे सकता है तो नौकरी से निकाल भी सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहीं ना कहीं उसके प्रति कहीं कहीं हो सकता है कि मैं उसके किसी बात से सहमत ना हूं, लेकिन मुझे आई विल हैव टू फेवर हिम जस्ट बिकॉज ही एक्चुअली हायर्ड मी। तो इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। अगर सपोज करिए कि देयर विल बी काइंड ऑफ इंटरफेरेंस इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, तो क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में हम या हमारे ऑनरेबल जजेस इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे ना, क्योंकि उनको डर होगा कि हमारी नियुक्ति ही नहीं होगी ना। तो इसीलिए हमने इंडिपेंडेंट जुडिशरी को एस्टेब्लिश करने के लिए हमने कौन सा सिस्टम चुना है? कॉलेजियम सिस्टम। इसके कॉलेजियम सिस्टम के इंट्रोडक्शन में आप लोग फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस पढ़ सकते हैं। इसको हमने सुप्रीम कोर्ट का जब अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस वाला जो है टॉपिक डिस्कस किया है, तो इसमें पिछले लेक्चर में आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमने बताया ही है कि फर्स्ट जजेस केस क्या हुआ था, सेकंड जजेस केस क्या हुआ था और थर्ड जजेस क्या हुआ था। तो बेसिकली हम शॉर्ट में बता देते हैं कि ये रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड हाई कोर्ट जजेस, ये तीनों ही केस थे। और इस तीसरे वाले जो कि हम लोग कहते हैं थर्ड जजेस केस, एक्चुअल में सेकंड जज केस में ही कॉलेजियम सिस्टम का इवोल्यूशन हो गया था और उस सिस्टम में बताया गया कि देयर विल बी अ 3 मेंबर्स पैनल में, जिसमें एक होंगे हमारे सीजीआई और 2 अन्य सीनियर मोस्ट जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बट हमारे दूसरा जो सेकंड जजेस केस था, इसमें ऐसा कहा गया कि 3 जजेस का पैनल होगा। बट इन द थर्ड जजेस केस दैट केम बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन 1998, इसमें क्या कहा गया? ये रेफरेंशियल केस था। इसमें क्या कहा गया कि हम the number of the members in the collegium system will be increased now। जो अभी तक 2 लोग होते थे, अरे 3 लोग होते थे, अब वो हो जाएंगे 5 लोग। मतलब देयर विल बी 4 members as well, 4 members plus 1 मतलब 1 member will be the chairman, that is CGI, और 4 अन्य व्यक्ति होंगे। ठीक है, तो अब हम जान रहे हैं कि हमारे यहाँ कौन सा सिस्टम है। हाँ, कौन सा है? कॉलेजियम सिस्टम। और इस कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू हम अपनाते हैं, अरे अपॉइंटमेंट करते हैं जजेस का। इस कॉलेजियम में कितने होंगे? 4 + 1। ठीक है, और हाई कोर्ट के मामलों में 4 + 1 नहीं होता है, उसमें 1 + 2 होता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि कॉलेजियम सिस्टम हमारा सुप्रीम कोर्ट का है और इसमें हमने अपॉइंटमेंट कर दिया और अपॉइंटमेंट में हमने ऐसी व्यवस्था चुनी जिसमें हमारे सरकार का, ये कॉलेजियम रिफर करेगा गवर्नमेंट को कि दिस पर्सन हैज टू बी अपॉइंटेड एज द सुप्रीम कोर्ट जज या सीजीआई। तो उस व्यक्ति को क्या किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। इसमें एक बार गवर्नमेंट ने इंटरफेयर करने की कोशिश की एक्चुअली, जो हम लोग कह सकते हैं एनजेएसी जजमेंट। अभी हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। छोटा सा भी हम यहाँ बता देते हैं कि एनजेएसी जो है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अंडर दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट क्या किया हमारे जुडिशरी ने? इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को क्या कर दिया? अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, किस ग्राउंड पे किया, क्यों किया, ये भी डिस्कस करेंगे। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ जुडिशरी को अपॉइंटमेंट क्या किया जाता है? इंडिपेंडेंट तरीके से किया जाता है और उसमें कॉलेजियम व्यवस्था है, उसमें सरकार का कोई भागीदारी नहीं है। फिर बात आती है टेन्योर की। तो हम जानते हैं कि द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैनॉट बी रिमूव्ड एक्सेप्ट द प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट। तो जब इम्पीचमेंट की व्यवस्था, जो कि काफी टफ है, तो हम आज हमारे आजादी के कितने साल हो गए?
लेकिन हमने अभी तक कोई भी जज को, अपने सुप्रीम कोर्ट चाहे हो चाहे हाई कोर्ट हो, आज तक कभी इम्पीचमेंट से किसी जज को हमने नहीं हटाया है ना। एक दो लोगों के खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई बट दैट वाज नॉट अ सक्सेसफुल प्रोसीडिंग। कभी भी हमारे यहाँ अभी तक किसी भी जज का, ऑनरेबल जज का इम्पीचमेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कहीं ना कहीं काइंड ऑफ स्टेबिलिटी पैदा करता है, और स्टेबिलिटी का कुछ नुकसान भी है, जैसे एब्सोल्यूट पावर जिसको हम लोग बोलते हैं। देयर आर सम लैक्नोज आर देयर आल्सो इन दिस पर्टिकुलर डोमेन, लेकिन हम लोग उस लैक्नोज को न डिस्कस करके, हम लोग चूंकि क्या पढ़ रहे हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, तो उस जब हम स्टेबल जज रहेंगे, जब स्टेबिलिटी रहेगी, तो हम अच्छी तरह से बिना किसी चीज से डरे हुए स्वच्छंद रूप से न्याय कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी जरूरी है। बात आती है टेन्योर की, तो इसी में इम्पीचमेंट की बात हम लोगों ने देखा होगा, तो ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 124 क्लॉज 4। 124 क्लास 4 हमारे सुप्रीम कोर्ट के लिए है, और 217 क्लास 1 सब क्लास बी जो है हाई कोर्ट के लिए है, ठीक है। 217 क्लॉज सब क्लॉज 1 सब क्लॉज बी जो है हमारा हाई कोर्ट के लिए। किस चीज के लिए, रिगार्डिंग इम्पीचमेंट। मतलब अगर हमको उनके जजेस को मान लीजिए हमको हटाना होगा, तो सिर्फ इम्पीचमेंट ही एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके द्वारा हम हटा सकते हैं ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज द हाई कोर्ट। इतने का आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, क्या इतने ही प्रोविजन है हमारे सुप्रीम कोर्ट में रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, या और भी कुछ है ना। तो वी वुड लाइक टू डिस्कस मोर प्रोविजंस अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। क्या क्या और प्रोविजन है अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए, अगला प्रोविजन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ना। जुडिशियल रिव्यू का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये क्या है, और ये जुडिशियल रिव्यू का हम लोग पावर कहां से पाते हैं एक्चुअली। तो देयर आर सर्टेन आर्टिकल्स दैट वी कैन मेंशन हियर। कौन कौन से ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन कर सकते हैं। द फर्स्ट आर्टिकल दैट कैन बी डिस्कस्ड अंडर दिस हेड, पहला अनुच्छेद 13 ना, आर्टिकल 13 of Indian Constitution that states that 13 clause 1, 13 clause B, clause 2 and clause 3 are important here. पहला क्लॉज क्या कहता है कि if any law is inconsistent before the commencement of the constitution, that law will be held void up to such inconsistency. कोई भी संविधानिक हमारा कानून संविधान बनने के पहले यदि हमारे फंडामेंटल राइट से क्या करता है, इनकंसिस्टेंट होता है, उसके विरोध में होता है, उसको कम करता है फंडामेंटल राइट्स को, तो जिस हद तक वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को कम कर रहा है एक्चुअली, उस हद तक वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। 13 क्लास 1। 13 क्लास 2 इज रिगार्डिंग आफ्टर द इंडिपेंडेंस। 13(1) जो है बिफोर इंडिपेंडेंस है, और 13(2) आफ्टर इंडिपेंडेंस कहता है सेम प्रोसीजर की अगर संविधान बनने के बाद हमारी लेजिस्लेचर कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो हमारा क्या करेगा, फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करे, रिस्ट्रेन करे, ठीक है। 13(1), 13(2) ये क्या हो गया, प्री इंडिपेंडेंस, और ये हो गया पोस्ट इंडिपेंडेंस। ठीक है, मतलब अब हमने जान गया, हमें पता चल गया। तो इस ग्राउंड पे सपोज करिए कि कोई हमारा संविधान बनने के बाद कोई लेजिस्लेचर ऐसा कानून बना देती है जो हमारे फंडामेंटल राइट को रिस्ट्रेन करेगा, तो हम क्या कर देंगे, इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट इसको डिक्लेयर कर देगा नल एंड वॉइड। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जब सुप्रीम कोर्ट के पास इसको हम लोग जुडिशियल रिव्यू
कह सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जुडिशियल रिव्यू में कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आर्टिकल 32 में वी कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इश्यू रिट्स डायरेक्शन ऑर्डर्स। किस कौन कौन से रिट्स हैं, हैबियस कॉर्पस है, मैंडमस है ना, प्रोहिबिशन है, उसके बाद सर्सियोरारी है, उसके बाद को वारंटो, 5 तरह की रिट्स सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है रिगार्डिंग फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ आवर फंडामेंटल राइट्स ना, और हम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक, तो और हाई कोर्ट में क्या है, हाई कोर्ट में एक और बात कही गई कि हाई कोर्ट कैन इश्यू रिट्स इन द नेम ऑफ दीज 5 रिट्स एज वेल एज फॉर एनी अदर पर्पसेस आल्सो। मतलब हाई कोर्ट इज हैविंग मोर पावर देन इन कंपैरिजन विद द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग दिस। ठीक है, एक ऐसा यही एक इकलौता स्थान है जहां पे हमारे हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर दी गई है। इन दोनों प्रोविजंस को जुडिशियल रिव्यू में हम लोग डिस्कस करने के बाद, तो जुडिशियल रिव्यू के थ्रू हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अपनी स्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि जुडिशरी किसी भी मामले को, जो हमारे सोचिए लेजिस्लेचर इतना पावरफुल है कि वो कानून बना दे रहा, लेकिन उससे भी पावरफुल हमारी जुडिशरी हो जाती है कि उस कानून को शून्य कर देती है ना। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। तो क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हमारी जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इसके लिए हम लोग रेफर करेंगे आर्टिकल 125 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो बात करता है सुप्रीम कोर्ट जजेस की सैलरीज की, और 221 जो है ये बात करता है रिगार्डिंग सैलरीज एटसेट्रा ऑफ हाई कोर्ट जजेस। तो ये बेसिकली कहता है कि पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर द पार्लियामेंट जो है कानून बना के उनकी सैलरीज को बढ़ा सकती है, ये सारी चीजें कर सकती है, बट दी सैलरीज आर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये हमारे भारत की संचित निधि पर निर्भर करता है, और ये सैलरीज एक तरह से इनहेंस करती हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरीज। इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो इसका सुप्रीम कोर्ट का जुडिशरी का जो बजट होता है, ये भी अपना इंडिपेंडेंट होता है ना। इसको हम थोड़ा सा लिख देते हैं, सैलरीज, फिर उसके बाद बजट, और तीसरा चीज अपॉइंटमेंट अंडर सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऐसा तो नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में केवल जजेज ही काम करते हैं ना, क्लास 3 एम्प्लॉयज भी होते हैं, क्लास 4 एम्प्लॉयज भी होते हैं ना। सुप्रीम कोर्ट का सब स्वीपर होता होगा ना, हाँ, क्लर्क्स ना, जो डायरी मेंटेन करते होंगे ना, सारे पोस्ट होते हैं। लेकिन इन सभी पदों का एक्चुअल में, और हमारे जो जजेस का पोस्ट होता है, ये आप लोग पता ही है, जूनियर डिवीजन के जो जजेज होते हैं, या हायर डिवीजन के जो एचजेएस में जो जजेज होते हैं, इन सभी चीजों का अपॉइंटमेंट और सारी प्रोसीडिंग एक्चुअली कौन कंट्रोल करता है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल करता है। तो बाय दिस प्रोसीजर वी कैन आल्सो से दैट आवर जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग केसेस डिस्कस कर ले। इसको मैं रब करने वाला हूं, आप लोग एक बार ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आते हैं डायरेक्टली ऑन केसेस दैट आर इंपॉर्टेंट अंडर दिस पर्टिकुलर हेड। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से केसेस हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। केसेस तो ढेर सारे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हम 1-2-3 केसेस डिस्कस कर देते हैं। पहला केस, द मोस्ट एंड वेरी फेमस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, जिसको हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं केशवानंद भारती केस 1973। तो इस केस में हम लोगों को पता है कि द बेसिक स्ट्रक्चर प्रिंसिपल वाज
इवॉल्व ना। और ये बेसिक स्ट्रक्चर क्या है कि द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द फंडामेंटल जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांतों पे हमारा संविधान बना है, उन सिद्धांतों को आप बदल नहीं सकते, और उस सिद्धांत में हमारा इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी आता है। तो और बाय दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल वी कैन डिक्लेयर एनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एक्शन या पार्लियामेंट्री एक्शन नल एंड वाइड इफ इट इज अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ना। अगर वो हमारे संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा केस का डिस्कस यहाँ कर सकते हैं। द इम्पोर्टेंट इज इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। ये केस हमारा था रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। वी कैन सी द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इस केस में एक्चुअल में सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को, उनके इलेक्शन को, एक्चुअली सिटिंग प्राइम मिनिस्टर वाज हु, द इंदिरा गांधी जी का जो इलेक्शन था उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, डिक्लेयर कर दिया नल एंड वाइड। क्यों? बिकॉज मैल प्रैक्टिसेस वाज इन्वॉल्व। राजनारायण जी जो थे उनका कहना था कि गांधी जी, इंदिरा गांधी जी के इलेक्शन में मैल प्रैक्टिसेस का यूज हुआ है और हमको जानबूझ के हराया गया है, इसलिए इंदिरा गांधी का इलेक्शन क्या कर दिया गया, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। फिर उसके बाद तीसरा केस आता है हमारा जो अभी हमने बताया था, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनजेएसी जजमेंट या फोर्थ जजेज जजमेंट ना, फोर्थ जजेज केस। इस केस में हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारे एनजेएसी जो 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमिटी कमीशन, जो जिसका काम क्या था कि जजेस का अपॉइंटमेंट करता, नियुक्ति करता इन प्लेस ऑफ कॉलेजियम सिस्टम ना। तो इसको क्या कर दिया हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, नल एंड वॉइड कर दिया, क्योंकि इसमें सरकार के लोग भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे ना, लीडर ऑफ अपोजिशन भी थे और कानून मंत्री भी थे। तो ये सभी लोगों का क्या होता, अगर इसमें रोल होता तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, एंड दैट इज डेंजरस फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। सो वी कैन से बाय कंक्लूडिंग दिस टॉपिक, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Finally, we can conclude by saying that these all the things are relevant under the head independence of judiciary। और मुझे लगता है कि आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग रहा, और आप लोग यदि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड माय चैनल एज वेल, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर सब्सक्राइब आप लोग नहीं करेंगे मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स, तो a kind of demotivation comes। That's why I am requesting you to please subscribe and share to those who are actually who cannot actually afford this kind of lectures। क्योंकि जुडिशियल आप लोग देखते होंगे सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएगा, बट जुडिशरी का आप जब तैयारी करेंगे तो जुडिशरी की कोचिंग्स भी बहुत महंगी हैं कंपैरेटिवली, और लेक्चर्स भी जनरली एक दो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, बट कंप्लीट लेक्चर्स नहीं मिलते। दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।